शिवपुर नाम के एक गांव में जमींदार दुर्जन सिंह के यहाँ पर राघव नाम का एक बड़ा ही भोला भाला नौकर काम करता था। वह जमींदार के घर और खेतों में काम करता और रात को जमींदार के पैर दबाता था। अनजाने में उससे अगर कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता और उस दिन उसे खाना भी नहीं मिलता था। राघव इस तरीके के जीवन से बड़ा ही परेशान हो चुका था। असल में राघव दुर्जन सिंह के पास एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था। दुर्जन सिंह के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन राघव ने गांव से भाग जाने का विचार किया। वह रात के अंधेरे में गांव से भाग गया। 2 दिन और 2 रातों तक वह बिना रुके ही चलता रहा। चलते चलते वह रात्रि को गांव मालपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। देखने से पता चल रहा था कि शायद कोई विवाह का उत्सव था। राघव ने सोचा, लगता है यहाँ पर कोई बारात ठहरी है। क्यों ना मैं भी बारात में शामिल हो जाऊं और अपनी भूख को मिटा लूं। भूख के कारण पेट में ऐंठन-सी हो रही है। जब वह जनमासे के अंदर पहुंचा तो देखा एक युवक वहां पर बेहोश पड़ा था। राघव सोच रहा था कि अरे यह युवक कौन है, इसे क्या हुआ। तभी एक आदमी राघव का हाथ पकड़कर बोला, जरा इधर मेरे साथ तो आना। वह आदमी खींचकर राघव को एक कोने में ले गया और बोलने लगा, कौन हो तुम बाराती तो नहीं लगते। जी मैं बाराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ पर बारात ठहरी देखी, अंदर चला आया। वह आदमी बोला, तो मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। फिर वह आदमी राघव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। राघव चौंक कर बोला, अरे आप यह क्या कर रहे हैं। आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। इस समय मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम ही इस मझधार से बाहर निकाल सकते हो। राघव ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो बेटा, अभी तुमने वहाँ जिस बेहोश युवक को पड़े हुए देखा है वह मेरा बेटा और इस बारात का दूल्हा है। यह सुनकर राघव ने कहा, लेकिन उसे क्या हुआ है। बेटा उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, अब वह 4-5 घंटे के बाद ही होश में आएगा। लड़की वालों को अगर इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने गांव वापस लौटना पड़ेगा। राघव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह से मैं संभाल लूँगा। राघव ने कहा, लेकिन यह तो गलत बात है। बेटा मैं तुम्हें इस काम के लिए 50 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर राघव के मन में लालच आ गया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। वह आदमी बोला, बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ी उलझन से बाहर निकाला है। इसके बाद राघव बड़े ही ठाठ से दूल्हा बनकर और सेहरा लगाकर बारात के साथ लड़की वालों के द्वार पर पहुंच गया। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और विवाह संपन्न हो गया। फेरों के बाद लड़की का पिता जगन्नाथ राघव से बोला, आओ बेटा अब चलकर हमारे कुल देवता का पूजन कर लो। कुल देवता का पूजन करने के लिए दुल्हन दुल्हन बनी हुई लता के साथ राघव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। बेटा नियम के अनुसार तुम दोनों को अकेले ही कुल देवता की पूजा करनी है। यह कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। राघव का भूख के मारे बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यह कहते हुए उसने सेहरा अपने चेहरे से हटा दिया। यह सुनकर लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों, क्या पिताजी की बनाई हुई मिठाई आपको पसंद नहीं आई। नहीं ऐसी बात नहीं, परंतु बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। यह सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति को मिठाई खिलाकर उनकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा की थाल में रखी हुई मिठाइयाँ और पकवान उठाकर राघव के सामने रख दिए। लीजिए खाइए। राघव झटपट खाना खाने में जुट गया। उसे देखकर लता सोचने लगी, कितना तेजी से खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर लग रहा है जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। पेट भर खाना खाने के बाद राघव ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के बाद में जब राघव बारात के साथ जन्मा से वापस लौटा तब दूल्हे के पिता ने उससे कहा, बेटा अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। यह लो स्वर्ण मुद्राएं और इसी समय इस गांव से बहुत दूर चले जाओ।
स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राघव का मन बहुत ही प्रसन्न था। वह इस समय वहाँ से चल पड़ा और मन में सोच रहा था, लगता है वास्तव में मेरा भाग्योदय होने वाला है। तभी तो मुझे मुफ्त में भरपेट भोजन और साथ में 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दक्षिणा में मिल गईं। दूसरी तरफ सुबह होने पर मालपुर गांव में दूल्हे का पिता असली दूल्हे को लेकर लड़की वालों के घर में पहुंच गया और लड़की की विदाई के लिए कहने लगा। उसने कहा, समधी जी, विदाई का समय हो गया है, अब बहू को विदा करने में देर न करें। अच्छा, कुछ समय दीजिए, मैं शीघ्र ही विदाई की रस्म करवा देता हूँ। ऐसा कहकर जगन्नाथ समधी को आंगन में आदर सहित बिठाकर लता के कमरे में पहुंचा। तब उसने देखा कि लता और उसकी माँ दोनों बहुत ही उदास थीं। उसने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी के मुंह उतरे क्यों हैं? लता की माँ ने कहा, सुनो जी, लता कहती है कि आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है यह वह नहीं है जिसके साथ 7 फेरे लिए गए हैं। क्या बकती हो, भला यह कैसे हो सकता है? जगन्नाथ ने तुरंत लता से पूछा, क्यों लता, क्या माजरा है? लता ने कहा, पिताजी, यह वह दूल्हा नहीं जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में गया था। आपको मेरी कहानी पर विश्वास नहीं तो मुझे एक बार एकांत में दूल्हे से मिलने दीजिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तू उसे एकांत में मिलकर क्या करेगी? पिताजी, एकांत में मैं उससे उस बातचीत के बारे में पूछूंगी जो कल रात मेरे और रात वाले दूल्हे के बीच में हुई थी। यदि वह असली दूल्हा हुआ तो मेरी बातों का सही सही जवाब देगा। ठीक है, मैं अभी दूल्हे को बुलाकर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर के बाद दूल्हा लता के सामने था। लता ने कहा, आपको याद है कल रात कुल देवता के पूजन के समय आपने मुझे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो। और क्या कहता तुमसे? क्या तुम उस समय भूखे नहीं थे? अरे, मैं उस समय भूखा क्यों होता, मैंने तो पहले से ही भरपेट भोजन कर लिया था। लता मन में सोचने लगी, अब तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, यह रात वाला दूल्हा नहीं। लता तेजी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है, यह वह दूल्हा नहीं जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे। तब दूल्हे का पिता हरिदास भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखते ही जगन्नाथ क्रोधित होकर उससे बोला, हरिदास, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना छल क्यों किया? बता, रात वाला दूल्हा कहाँ पर है? हरिदास सोचने लगा, लगता है सारा भांडा फूट गया। हरिदास बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और जगन्नाथ से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? जगन्नाथ, मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही कल रात तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ बोलते हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे इस झूठ का भांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ जगन्नाथ, और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। नहीं, यह कदापि नहीं होगा। उन दोनों के झगड़े को देखकर दूल्हे को फिर से मृगी का दौरा पड़ गया और वह झटपटाकर नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। हरिदास ने सोचा, ओ, राम प्रसाद को फिर से मृगी का दौरा पड़ गया, अब तो मेरी खैर नहीं, सारा खेल बिगड़ गया। लड़की का पिता जगन्नाथ बोला, अच्छा, तो यह चक्कर है। हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मृगी के दौरे पड़ते हैं। तूने इस बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मेरी बेटी के फेरे करवा डाले। हाँ जगन्नाथ, यदि मैं ऐसा ना करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाता। कुंवारा तो अब भी रहेगा। हरिदास, चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा गला घोंट दूंगा। हरिदास ने चुपचाप वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। हरिदास बारात के साथ बिना एक भी पल गवाए अपने गांव की ओर लौट गया। इसके बाद जगन्नाथ ने कहा, लता बेटी, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अब क्या होगा बेटी? पिताजी, कुदरत को शायद यही मंजूर था। दूसरी तरफ मालपुर गांव से निकल जाने के बाद राघव चला ही जा रहा था। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा जहां उसे एक कुटिया दिखाई दी। वहां पर एक ऋषि का आश्रम था। राघव ने ऋषि को प्रणाम किया और रात बिताने के लिए आसरा मांगा। ऋषि ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तब राघव ने अपनी सारी राम कहानी ऋषि को सुनाई। ऋषि को राघव के भोलेपन पर दया आ गई। उन्होंने राघव को आश्रम में रुकने की आज्ञा दे दी। समय बीतता गया, राघव आश्रम के काम करता और साथ साथ ऋषि की सेवा करता। राघव को ऐसी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ भी खिलाते थे जिससे राघव की बुद्धि तेज होने लगी और राघव का शरीर बलवान होने लगा। अब राघव पहले वाला भोला भाला लड़का नहीं बल्कि बहुत ही चालाक और बलशाली बन गया था। कुछ समय के बाद ऋषि ने एक दिन राघव से कहा, बेटा,
अब समय आ गया है। अब तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। राघव ने कहा, परंतु ऋषिवर, वह तो उस दिन उस दूसरे दूल्हे के साथ विदा हो गई होगी। नहीं राघव, वह युवती उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि आज भी वह तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिवर? बेटा, बात यह है कि इन दिनों वह बहुत कष्ट में है। लता और उसके परिवार पर इस समय एक दूसरा कष्ट टूट पड़ा है। दूसरा कष्ट? वह कौन सा? बात यह है कि लता के विवाह के लिए उसके पिता ने सेठ राव सिंह के पास अपने खेत और मकान गिरवी रखे थे और उनसे धन उधार लिया था। जब जगन्नाथ ने सेठ को उसका धन लौटा दिया और उससे मकान और खेतों के गिरवी पत्र मांगे, तो सेठ ने उसे गिरवी पत्र वापस लौटाने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? सेठ राव सिंह ने चालाकी से उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। यह तो जगन्नाथ जी के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। हाँ राघव, सेठ ने जगन्नाथ के खेत और घर हत्या कर उस पर बहुत ही बड़ा जुल्म किया है। यह सब सुनकर राघव बोला, अब मैं इसी समय गांव जाकर जगन्नाथ की सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दें। ऋषि की आज्ञा लेकर राघव वापस मालपुर गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर राघव ने देखा कि जगन्नाथ अपने परिवार के साथ एक बगीचे में डेरा डाले हुए था। राघव ने जब उसकी यह दशा देखी तो वह सोचने लगा, इस परिवार पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है। घर-बार होते हुए भी यह लोग बेघरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वह बगीचे में पहुंचा तो सबसे पहले लता की नज़र उस पर पड़ी। उसे देखकर लता सोचने लगी, यह कौन है? ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले इन्हें देखा है। अचानक उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। अरे, यह तो वही युवक है जिसने मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत राघव के पास पहुंची। उसने राघव से पूछा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो तो बताओ। कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? उसको कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकाल कर दूल्हे को खिला देना चाहिए। उत्तर सुनकर उसकी आंखें चमक गईं और वह बोली, तो तुम वही हो? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन कराया था। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे साथ साथ फेरे लिए और उसके बाद अपना कर्तव्य नहीं निभाया। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही मैं दोबारा वापस आया हूँ। लता ने तुरंत अपने माता पिता को राघव से मिलवाया। राघव के सास ससुर अपने दामाद से मिलकर बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने राघव को अपनी सारी आप बीती बताई कि किस प्रकार सेठ राव सिंह ने उनके साथ छल किया है। तब राघव ने कहा, पिताजी आप दुखी ना हों। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले उस चालाक सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह अपनी सारी बेईमानी भूल जाएगा। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर में पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं कैसे उसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। रात होने पर वह गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर के बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। राघव ने कहा, श्रीमान, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। क्या आप मुझे रात भर अपने घर में ठहरने की जगह दे सकते हैं? यह सुनकर सेठ राव सिंह सोच में पड़ गया और सोचने लगा, रात के समय में इससे मोटा किराया वसूल लूँगा। इसे घर में ठहरा लेना चाहिए। यह सोचकर वह राघव से बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ, किंतु तुम्हें किराए के रूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। राव सिंह के पीछे पीछे राघव उसके घर में घुस गया। राघव को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। उसकी पत्नी ने कहा, यह तुम किसे घर में ले आए? बेचारा राहगीर है, इस रात में कहाँ जाता, इसलिए घर में बुलाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या पता कोई ठग हो और हमारे सो जाने के बाद हमारा सारा माल लेकर चंपत हो जाए। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो मैंने उसे घर में ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? करना क्या है, तुम उसे बैठक में ठहराओ। तुम उसकी चारपाई के पास में अपनी चारपाई बिछाओ। मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी के लिए बैठूंगी। तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे वह और हम रात भर जगते रहें, ताकि उसे हमारे घर में चोरी करने का अवसर ही ना मिले। तुम कोई ऐसी तरकीब सोचो, मैं उस आदमी के बैठक में सोने का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी के पास से चला गया। राव सिंह ने राघव को बैठक में ठहराया। अपनी चारपाई उसने बैठक में ही बिछा ली।
चंदा भी बैठक में आ गई। अब वो तीनों एक ही कमरे में थे। तब चंदा ने कहा, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी आती है, परंतु सफ़र के कारण मुझे बहुत ही थकान हो रही है और नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब तो राव सिंह और चंदा का माथा ठनका। जरूर इसके मन में कोई चोर है, तभी तो हम दोनों को जल्दी सो जाने के लिए बोल रहा है। चंदा राघव से बोली, मुझे किससे कहानी सुनने की आदत है। तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी सुना ही दो। अच्छा, तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसकी एक रानी थी, वह भी उसी के जैसी थी। कहानी अधूरी छोड़कर राघव चुप हो गया और कुछ गहरी सोच में पड़ गया। यह देखकर चंदा ने कहा, बेटा तुम किस सोच में पड़ गई? मुझे अचानक एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊँ सेठ साहब। मैं एक राजा के यहाँ पर बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियाँ दी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थीं। अच्छा, लेकिन वह थैलियाँ कहाँ हैं? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा, तो यह सोचकर कि आज रात इस गांव में रुकना ही है, मैं उन थैलियों को नदी के तट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे ज़मीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, आप सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ज़्यादा सुरक्षित रहती। यह सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों न नदी के तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियाँ ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी थैलियाँ कहाँ पर चली गईं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को अब ज़्यादा परेशान ना करो। कहानी सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है जी, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से चली गई। अब वह अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, रात को राघव जब गहरी नींद में सो जाएगा, तब मैं जाकर राघव की स्वर्ण थैलियाँ नदी के तट के पेड़ के नीचे से खोद कर ले आऊँगी। राघव के सोने तक मैं थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ। यह सोचकर चंदा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में सेठ राव सिंह और राघव भी अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। सेठ राव लेटे लेटे सोच रहा था कि कब राघव गहरी नींद में सो जाए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर के बाद सेठ के कानों में राघव के खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। उसने सोचा, वाह, यह तो सो गया। अब मुझे जल्दी से जाकर उस बरगद के नीचे से थैली निकाल लेनी चाहिए। राव सिंह अपने बिस्तर से उठा और सीधा गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बैठक से बाहर जाते ही राघव भी उठकर बैठ गया, क्योंकि वह तो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। वह सोचने लगा, सेठ तो मेरे बहकावे में आ गया और नदी की ओर चला गया। अब बस जैसे ही सेठानी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर सेठ राव सिंह रात के समय में नदी के तट वाले बरगद के पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। वह पेड़ के नीचे इधर उधर खोदने लगा और थैलियाँ ढूंढने में लगा रहा। इधर उसकी पत्नी चंदा की जैसे ही आँख खुली, वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची। उसने देखा, अरे मेरे पति तो यहाँ नहीं। लगता है वह मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं, मैं अब उनके पास पहुंच जाती हूँ और उनकी सहायता करती हूँ। यह सोचकर वह भी घर से निकली और नदी की तरफ चल दी। उसके बाहर जाते ही राघव चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। राघव ने तुरंत एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और सेठ की तिजोरी तोड़ डाली। उसमें रखे हुए हीरे जवाहरात, सोना चांदी और जमीनों के कागजात एक बड़ी सी पोटली में भर लिए और पोटली उठाकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गया और तेजी से उस बगीचे की तरफ चल पड़ा जहाँ उसकी पत्नी और सास ससुर थे। बहुत देर बाद जब सेठ और सेठानी घर में लौटे तो वह तिजोरी को देखकर विलाप करने लगे, हाय, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सेठ और उसकी पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया कि कैसे उस अतिथि ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। इधर बगीचे में पहुंचने पर राघव ने अपने ससुर को घर और खेत के प्रमाण पत्र देते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपके खेत अब आपके हो चुके हैं और आपका घर भी अब आपका ही है। बेटा, यह सब तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी से संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलते हैं। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी राघव के साथ अपने घर वापस लौट आया। अब राघव लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा और खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाने लगा। पति के रूप में राघव को पाकर लता बड़ी ही खुश थी
और उसके माता पिता भी अपने दामाद पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।